तो इस चैप्टर की जो जड़ है वो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। पूरी बुक एक ही है, मतलब पूरी बुक में जो टॉपिक चलेगा वो क्या है, सिंगल है, एक ही टॉपिक है। और पढ़ना क्या है इसमें हमें, इलेक्ट्रिक चार्ज। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 मतलब हर एक चैप्टर में 1 से लेकर 8 चैप्टर तक केवल चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज ही स्टडी करने हैं। सिंगल टॉपिक। अगर मैं इसे बिल्कुल शॉर्ट करके समझूं तो इसका मतलब है कि हमें पूरी बुक में केवल एक ही टॉपिक समझना है और उसके प्रॉपर्टीज और उसके बारे में सारी चीजें, और वो टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको समझना है बेहतर तरीके से, सभी चीजें हर पहलू से। तो जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर 1 हमारा जो रहेगा और चैप्टर नंबर 2 जो रहेगा, इसमें हमारा चार्ज कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा और चार्ज मूव नहीं करेगा। चैप्टर 1 और 2 में हमारा चार्ज मूव नहीं करेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा एक सिंगल डायरेक्शन में, और जब किसी सिंगल डायरेक्शन में चार्ज मूव करता है तो किसी वायर के अंदर या आयनिक चार्ज कैसे भी अगर वो एक डायरेक्शन में मूव करेगा तो कैसे इफेक्ट देगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे कि 10th क्लास में आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि डीसी बैटरी है, ये है, रेजिस्टेंस है, तो वे सारी चीजें रहेंगी। यानी कि इसमें हमारा चार्ज मूव करता है, इसमें हमारा चार्ज मूव करता है इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन। और जब वन डायरेक्शन में चार्ज मूव करता है तो कैसा करंट होता है, डीसी, है ना, सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगा। और सिंगल डायरेक्शन में मूव करते समय उसकी जो पहली प्रॉपर्टी है यानी कि वो इलेक्ट्रिक करंट देगा, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके सारे पहलू। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, जैसे कि 10th क्लास में ही जो आपका फिजिक्स का सेकंड चैप्टर था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें क्या हो रहा था कि उसमें अगर किसी वायर में करंट हो तो उसके आसपास एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि या फिर वायर में करंट का मतलब क्या है कि किसी वायर में चार्ज मूव कर रहा है तो उसमें करंट है, उसमें चार्ज मूव करेगा, वायर के अंदर चार्ज मूव करेगा या उसमें करंट होगा तो उसके आसपास एक प्रॉपर्टी आएगी, नई प्रॉपर्टी, उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस चैप्टर में भी और इसमें भी मैग्नेटिज्म के बारे में हम चीजें पढ़ेंगे, और वे किसकी वजह से होंगी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि यहाँ पे भी हमारा चार्ज मूव ही करेगा वन डायरेक्शन में, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ेंगे वे डिफरेंट हैं। यहाँ पे करंट के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 6, इसमें हम चार्ज को प्रोड्यूस करेंगे, चार्ज को इंड्यूस करेंगे, चार्ज करंट को इंड्यूस करेंगे। इस प्रकार अभी तक हम चार्ज को मूव करा रहे थे, लेकिन 6 चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम चार्ज को स्वयं मतलब किसी पोटेंशियल के द्वारा ड्रिवन ना करा के चार्ज को प्रोड्यूस करेंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे वहां पे, है ना। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कराया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कराया जाएगा, बढ़ाया जाएगा करंट को। तो इसमें भी वही रहेगा। इस 6 चैप्टर में ईएमआई में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कराएंगे, और इसमें भी हमारा चार्ज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। चैप्टर नंबर 7 में एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि यहां पे भी चार्ज मूव करेगा बट इन टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा। यानी कि इस यहां से यहां तक जो है हमारा जो चार्ज है वो सिंगल डायरेक्शन में चल रहा होगा, लेकिन 7 चैप्टर में जैसे जाएंगे तो चार्ज क्या करेगा, एक ही पॉइंट पर ओसिलेट करेगा। एक ही पॉइंट पर ओसिलेट का मतलब है कि इसका जो मोशन होगा वो 2 डायरेक्शंस में होगा, इधर और इधर, 2 डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि एक ही पॉइंट पर ओसिलेट करेगा, इसीलिए इसे कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसके जो सर्किट है आपने 12th क्लास में इस चैप्टर से पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, बिल्कुल डिफरेंट चीजें आप इसमें पढ़ाई करोगे, स्टडी करोगे, और ये भी चार्ज की ही एक प्रॉपर्टी है। चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन भी किसकी वजह से होता है, चार्ज के ओसिलेशन की वजह से होता है। और चार्ज की इस प्रॉपर्टी के बारे में कि चार्ज ओसिलेट जब करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन करता है, तो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। यानी कि पूरी बुक में जो बुक 1 है इसमें क्या है, केवल चार्ज हैं और उन चार्जेस के प्रॉपर्टीज हैं। हर पहलू से हर तरीके से हमें चार्ज
और उसके सभी प्रॉपर्टीज के बारे में 1 बाय 1 स्टडी करना है। चैप्टर 1 और 2 में चार्ज रेस्ट में होगा, तो जब चार्ज रेस्ट में हो तब उसके जितने भी प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, वे हम चैप्टर नंबर 1 और 2 में स्टडी करेंगे। और फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर चैप्टर 1 और 2 यानी कि चार्ज की वे प्रॉपर्टी जब वो रेस्ट में होता है आती हैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अब शुरुआत करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स क्या है? चार्ज, और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, यानी कि चार्ज कैसा है? रेस्ट में। तो फिजिक्स की वह ब्रांच, ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज एट रेस्ट। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट में हो, तब उस क्या कहते हैं? उस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब ये समझो कि इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे फिनोमिना हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे कि एक प्लास्टिक का पेन है, अगर हम उसको अपने हेयर्स में रब करते हैं तो छोटे छोटे पीसीज ऑफ पेपर क्या होते हैं? उससे अट्रैक्ट होते हैं। दैट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये भी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही एक एप्लीकेशन है। ठीक है, चार्ज कैसा है उसमें? पेन के अंदर जो चार्ज आया वो कैसा है? रेस्ट में है, और रेस्ट में रहते हुए ये क्या कर रहा है? इंडक्शन। वो सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। तो ये सब प्रॉपर्टी किसकी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है। कैसी कैसी है यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे जो फर है, फर ऑफ ए कैट, दे आर अट्रैक्टेड बाय ए चार्ज्ड बैलून। ये बैलून जो है कैसा है? चार्ज्ड है। आप देखते भी होंगे सर्दियों में जब हम स्वेटर वगैरह या कोई चीज रब करते हैं अपनी सरफेस पर या वैसे रब हो जाती है, तो हमारे हेयर्स भी क्या होते हैं? उससे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, कुछ इसी तरह से हो जाता है। तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। यहाँ पे देखोगे कि ये जो यहाँ पे मेटेलिक बॉल है, ये कैसी है? चार्ज्ड है। जैसी ये लड़की इसको टच करती है तो इसकी बॉडी पे भी स्टैटिक चार्ज आ जाता है। ड्यू टू स्टैटिक चार्ज जो है इसके हेयर स्टैंड्स क्या होंगे? बिल्कुल सीधे होंगे इस तरीके से। तो ये भी इसी की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक गाड़ी है, उस गाड़ी में एक चेन जो है, मेटेलिक चेन, ये लगा रखी है, और ये चेन जमीन से टच होकर चलती है। तो इसका क्या रीजन है? क्योंकि फ्रिक्शन के द्वारा, अभी देखा आपने, देखते हो जैसे बताया था कि जैसे हेयर्स में किसी प्लास्टिक के पेन को कुछ को रब करेंगे तो उसके अंदर स्टैटिक चार्ज आ जाएगा। वो स्टैटिक चार्ज स्पार्क को प्रोड्यूस कर सकता है। इट कैन प्रोड्यूस ए स्पार्क। और गाड़ियों के अंदर तो ऑयल तो भरा ही होगा, तो किसी वजह से अगर किसी तरीके से ऑयल टैंक में स्पार्क हो गया तो ब्लास्ट हो सकता है। तो जिसकी वजह से उसके सुरक्षित रखने के लिए उसको क्या करते हैं? एक मेटेलिक चेन जो है यहाँ पे ड्रैग करके चलते हैं। तो किसी, जैसे कि अगर गाड़ी चल रही होगी एयर में, हवा में, तो उससे एयर से जो गाड़ी की सरफेस का फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन से उसकी सरफेस पर जो स्टैटिक चार्ज आएगा वो सारा का सारा चार्ज किसके अंदर चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। अर्थन अर्थन हमने ये क्या कर रहा है? इसको यहाँ से, ये जो चेन है ये अर्थ से कनेक्ट है। दैट मीन्स ये इस जो हमारी कार है इसका क्या हो चुका है? इसको क्या कर दिया हमने? अर्थड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो भी चार्ज इसके अंदर प्रोड्यूस होगा वो सारा का सारा अर्थ में चलेगा। दूसरा, आपने ये चेन देखी होंगी किसी ऐसे व्हीकल पर जो सीएनजी वगैरह या पेट्रोल वगैरह भर के चलते हैं, तो ऐसे जो ट्रक होते हैं उनके पीछे कई सारी चेन बंधी होती हैं जो जमीन से ऐसे ड्रैग करके चलती हैं। तो ये भी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस बाय द फ्रिक्शन ऑफ एयर ऑन द व्हीकल सरफेस। तो व्हीकल सरफेस पर एयर के फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो चार्ज जो है सारा का सारा स्टैटिक चार्ज अर्थ में चला जाएगा, अगर हमने उसको क्या कर दिया? अर्थड कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है सब? तो नेक्स्ट है कि चार्ज क्या है, यहां पे समझेंगे। अब दुनिया में 3 प्रकार के फील्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करते हैं चार्ज। जहां पे चार्ज रखा होगा वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। वे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के चारों तरफ जहां तक भी जा रही होंगी वो सब उसका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक मैग्नेट रखी होगी तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। वे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी स्पेस तक जा रही होंगी वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। अगर एक मास कहीं रखा होगा तो उसके चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन फैल रही होंगी, जहां तक वे इंपैक्ट कर रही होंगी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, वो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है।
हमें बात करनी है चार्ज की, तो चार्ज के पास कैसा फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इंपैक्ट करता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इंपैक्ट करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को ही इंपैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास सपोज कि कहीं किसी स्पेस पर, यहाँ पर सपोज कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब एक ऑब्जेक्ट इनके बीच में यहाँ कहीं रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, तो बताओ कि क्या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर ही फोर्स लगाती हैं, और किसी चीज फोर्स नहीं लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स लगेगी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। और यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट के पास भी क्या रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? कुछ ना कुछ चार्ज है। जहां चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर फोर्स लगाती हैं। तो अगर कोई पार्टिकल, कोई एंटाइटी किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट क्या है? चार्ज। केवल चार्ज या चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ही इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। इसीलिए चार्ज का डेफिनेशन भी ऐसा ही है कि एन एंटाइटी विच कैन एक्सपीरियंस फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई एंटाइटी, कोई पार्टिकल, कोई सब्सटीट्यूट, कोई है ना, अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कोई पार्टिकल, दैट मीन्स वो पार्टिकल क्या है? चार्ज। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। नेगेटिव चार्ज किस पर होगा? इलेक्ट्रॉन पर। और पॉजिटिव चार्ज किस पर होगा? प्रोटॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -E, प्रोटॉन पर चार्ज होता है +E। E इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज अगर हम कह रहे हैं कि किसी जगह पर कोई चार्ज है, तो चार्ज का एक पर्टिकुलर पैकेट होता है और वो पैकेट सिमिलर पैकेट है, उससे ना छोटा पैकेट पॉसिबल है ना ही बड़ा। और उस पैकेट के अंदर कितना अमाउंट है चार्ज का? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। इतना कोलाम उस पैकेट के अंदर है। अब वर्ल्ड में इससे छोटा पैकेट या इससे बड़ा पैकेट पॉसिबल नहीं है। तो यही पैकेट जो है माइनस में भी है और प्लस में भी है। अगर इतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज माइनस में है तो वो इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है, उसे कहेंगे -E। इतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज प्लस में है वो प्रोटॉन पे पाया जाता है, जिसे कहते हैं +E। क्लियर है? अब चार्जेस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। एक लॉ है सिंपल सा, फॉर एवरी अट्रैक्शन देयर इज ऑलवेज ए लॉस ऑफ एनर्जी। फॉर ए पर्टिकुलर रिपल्सन इट नीड सम एनर्जी और इट विल गेन सम एनर्जी। जब कभी भी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी का लॉस होगा। जब कभी भी अट्रैक्शन होगा नेगेटिव एनर्जी होगी। जब कभी भी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी का हमेशा लॉस होगा, एनर्जी कम हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी उस सिस्टम की एनर्जी। अगर रिपल्सन होगा तो सिस्टम की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी और इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी जब कभी भी रिपल्सन होगा। ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है? तो हमारे पास चार्ज है, दो प्रकार के चार्ज हैं, एक प्लस एक माइनस। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, अपोजिट चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट। सिमिलर चार्ज अगर हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस, क्या करेंगे? रिपेल। यही नेचर का लॉ भी तो है। नेचर में भी अपोजिट थिंग्स हमेशा क्या करती हैं? अट्रैक्ट। और सिमिलर थिंग्स हमेशा क्या करती हैं? रिपेल। जैसे समझ लो, नॉर्मल सी बात है कि सपोज दो बच्चे हैं और दोनों ही बच्चों की आदत है कि वे बहुत बोलते हैं। अब क्या उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाएगी? नहीं होगी। अब दोनों ही बोलते हैं, वो भी बोल रहा होगा कुछ ना कुछ, वो भी बोल रहा होगा, दोनों ही कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे, तो दोनों की लड़ाई हो जाएगी। या फिर दोनों बच्चे हैं, दोनों चुप रहते हैं, दोनों की जो प्रकृति ऐसी है कि वे सुनना पसंद है उन्हें, है ना? तो क्या होगा फिर? दोनों चुपचाप बैठे रहेंगे, ना वो कुछ बोलेगा ना वो कुछ बोलेगा, उनकी भी आपस में फ्रेंडशिप नहीं होगी। तो दो अच्छे फ्रेंड्स की क्वालिटी भी कैसे मैच करेगी? एक की जो आदत है वो बोलने की है, वो बहुत ज्यादा बोलता है, और एक की आदत कैसी है? सुनने की है, वो सुनने में इंटरेस्टेड है। अपोजिट थिंग्स, अगर जितनी भी जहां भी आप देखोगे अपोजिट थिंग्स, छाँव को धूप पसंद है, धूप को छाँव, गर्मी में सर्दी चाहिए, सर्दी में गर्मी। तो मतलब सिंपल सी बात है,
कि अपोजिट थिंग्स ही हमेशा अट्रैक्ट करती हैं और लाइक थिंग्स, जो सिमिलर थिंग्स हैं, वे हमेशा रिपेल करती हैं। लेकिन अट्रैक्शन से क्या होता है? अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है। आप हर एक चीज अपने घर लेकर आते रहो जिनसे आपको अट्रैक्शन है। आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां आपको शायद आप खड़े भी ना हो पाओ, बेकार हो जाओगे, बिल्कुल बीमार। वे सारी चीजें लेते आओ, घर पे ले आओ अपनी सारी चीजें। या तुम्हें कोई भी जीनी वीनी मिल जाए, ऐसा कोई चिराग विराग रगड़ दिया, उसमें निकल गया, तो आप उन्हें लेके आ रहे हो, बना ऐसे उसे कह रहे हो कि ये भी दे दे भाई, वो भी दे दे, वे सारी चीजें तुम्हारे पास आ गई, आपकी उम्र कम हो जाएगी। इतनी कम एनर्जी हो जाएगी, इतनी नेगेटिव हो जाएगी कि कुछ नहीं बचेगा। अब सपोज करके देखो, अगर हम अपने चाहने से ही सब कुछ लेते रहें, वे सारी चीजें जिनसे हमें अट्रैक्शन है, वे सब अपने आप ही हमारे पास आती रहें, क्या होगा? आप ना तो कहीं पे जाओगे, ना आप एक्सरसाइज करोगे, ना पढ़ाई करोगे, ना भाग दौड़ करोगे, ना किसी दोस्त से ही मिलोगे, क्योंकि दोस्त भी वहीं आ जाएगा। आप बस इच्छा करोगे, वो वहीं आ जाएगा आपके पास ही। तो आप तो बाइक भी नहीं चलाओगे, तो धीरे धीरे उससे क्या होगा? प्रकृति का अपोजिशन हो जाएगा और आपकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी और आप फिर मतलब कोई अपने जो रेगुलर काम है वे भी नहीं कर पाओगे, मतलब बेकार हो जाओगे। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन हम बढ़ाते हैं उतनी ही ज्यादा एनर्जी कम होती है। यही नेचर का लॉ है और यही बेचारे ये चार्ज भी इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, लाइक चार्ज है तो ये रिपेल करेंगे। अट्रैक्शन में याद रखना, जब भी कभी अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव होगी। टोटल एनर्जी हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है। जब कभी रिपल्सन होगा तो वहां पे फोर्स भी पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, सब चीजें पॉजिटिव होंगी। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब इस चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अभी तो हमने समझा कि भाई चार्ज क्या है। चार्ज एक ऐसा पार्टिकल है जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या हम कह सकते हैं ऐसा पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करे, दैट मीन्स उस पार्टिकल के पास भी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो दैट मीन्स वो पार्टिकल के अंदर क्या है? चार्ज है। तो ऐसा पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो पार्टिकल पक्का क्या है? चार्ज है। ठीक है। तो चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो आते हैं, सबसे पहला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करने का तरीका क्या होता है? सिंपल एल्जेब्रिक मेथड। कि आप एल्जेब्रिक मेथड से, जैसे 2 + 2 कितने हो गए? 4, या 2 + 2 - 1 कितने हो गए? 3। तो सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से हम उनको ऐड कर सकते हैं कि Q टोटल = Q1 + Q2 + Q3, जहां तक भी है। आप सिंपली क्या करते रहो? ऐड करते रहो। दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज कंजर्वेशन। तो चार्ज कंजर्व है, जैसे एनर्जी कंजर्व होती है वैसे ही चार्ज भी क्या है? कंजर्व है। हम ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे मान लो, क्या सारी चीजें कंजर्व हैं? नहीं है। सपोज फोटोन्स हैं, हमने एक लाइटर जलाया, लाइटर जैसे ही जलेगा उसमें करोड़ों अरबों की संख्या में हर सेकंड में क्या निकल रहे होंगे? फोटोन्स निकल रहे होंगे। तो फोटोन्स का प्रोडक्शन हुआ ना। जैसे ही फोटोन्स दीवारों पर इधर उधर टकराएंगे, क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। वे डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। तो चीजें फॉर्म भी होती हैं और डिस्ट्रॉय भी होती हैं, लेकिन कुछ चीजें फॉर्म नहीं होती है, ना ही उनका डिस्ट्रैक्शन ही पॉसिबल है। वे बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर हो सकते हैं, या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अपना रूप बदल लेती है, कभी इस रूप में कभी उस रूप में, लेकिन टोटल एनर्जी सिस्टम की हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व। वैसे ही चार्ज को भी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन बस चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। तो यही बात लिखी हुई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, इंडिविजुअल चार्जेस कैन नेवर बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉय। आप किसी चार्ज को ना तो क्रिएट करोगे ना डिस्ट्रॉय कर पाओगे, लेकिन जो टोटल चार्ज है किन्हीं दो बॉडीज का, वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि चार्जेस ट्रांसफर हो सकती हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। ये +2e चार्ज था यहाँ पे, ये टोटल चार्ज कितना है? +2e। यहाँ इस +2e में से -2e निकल गया। अब बताओ इधर कितना निकला होगा? अगर मैं इस चार्ज में से कुछ निकाल दिया, इसमें कितना होगा? तो इसमें उतना चार्ज होगा जितने का टोटल करने के बाद कितना आ जाए?
+2e, तो ये -2e इसमें से हमने और निकाल दिया, इसमें से -2e निकाल दिया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ कितना बचेगा +4e, तो +4e और -2e टोटल करेंगे कितना आ जाएगा +2e। एक बॉडी है, इस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है, ये बॉडी है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो अनचार्ज बॉडी है, यानी कि इन पर चार्ज तो है। अनचार्ज बॉडी होने का मतलब क्या होता है कि इन पर चार्ज तो है, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स भी हैं। सपोज कि यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चली गई, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकले इस बॉडी पे आ गए, तो इस बॉडी से -10 तो चला गया ना, तो +10 इस पर ज्यादा बच गया, तो अब इस पर ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा +10 ही, इस पर -10 ही ज्यादा आ गए, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा -10 ही। तो लेकिन टोटल हम करते हैं तो अब भी कितना है 0। अब लेकिन पहले दोनों बॉडी अनचार्ज थी और अब दोनों बॉडी क्या है चार्ज है, तो बॉडी में चार्ज ट्रांसफर किए जा सकते हैं, हो सकता है कि अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाए, लेकिन टोटल चार्ज जो है सिस्टम का वो हमेशा क्या रहेगा सेम। नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल भी हमें इस पे समझनी है, चीजें समझनी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? अगर मैं कहूं कि क्या मास क्वांटाइज है, क्वांटाइजेशन का ही क्या मतलब है? क्वांटाइजेशन का मतलब है कि कोई भी चीज, कोई जिसके बारे में भी बात हो रही है, जैसे हम कह रहे हैं चार्ज क्वांटाइज है, दैट मीन्स चार्ज को काउंट करना, चार्ज को ऐड करना या चार्ज को इकट्ठा करना केवल एक ही तरीके से पॉसिबल हो। जिस चीज के बारे में हम क्वांटाइजेशन कहते हैं, दैट मीन्स कि इसकी छोटे से छोटे यूनिट का केवल एक ही सिमिलर पैकेट हो, इससे अलग कोई पैकेट ना हो। जैसे हम बात करें मास की, तो मास के सबसे छोटे पैकेट कितने पॉसिबल हैं? 3 पैकेट मास के पॉसिबल हैं, एक इलेक्ट्रॉन का, एक प्रोटॉन का और एक न्यूट्रॉन का। तो मास क्वांटाइज नहीं है, लेकिन चार्ज के केवल कैसे पैकेट हैं? तो चार्ज का एक ही पैकेट है, चार्ज ना तो इससे कम में मिलता है ना इससे ज्यादा में, और चार्ज की वो पर्टिकुलर वैल्यू कितनी है ई। चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना ही चार्ज मिलेगा एक पैकेट में। तो आपको अगर चार्ज इकट्ठा करना है तो आप ये वाले पैकेट या तो 15 ले लो या 16 ले लो, लेकिन क्या 15.5 पैकेट आ सकते हैं? नहीं। तो यही चीज क्वांटाइजेशन है, पूरे पैकेट ही होंगे और एक ही तरीका है उसको काउंट करने का, तो चार्ज का या ट्रांसफर करने का भी एक ही माध्यम है, एक ही तरीका है। जैसे कि अगर मैं कहूँ प्लस चार्ज है, +E है, -E है, यहाँ पे +2E है या -2E है, लेकिन 2 कंप्लीट है प्लस, लेकिन एक प्लस जो है हाफ है, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, कंप्लीट पैकेट ही मिलेगा। तो या तो E होगा या 2E होगा या फिर 3E होगा, लेकिन 2.5E पॉसिबल नहीं है, -1.5E पॉसिबल नहीं है। यानी कि E से पहले जो होगा वो एक कंप्लीट नंबर होगा, पूरा नंबर, उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। यानी कि जो टोटल चार्ज किसी बॉडी पर होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये क्या है? टोटल चार्ज ए बॉडी, और ये है इंटीजर, और ये है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज E, एंड दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल, ये n क्या है यहाँ पे? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज E। यही टोटल चार्ज Q टोटल इक्वल्स टू n इंटू में E, यही क्वांटाइजेशन है। ठीक है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास टोटल चार्ज की वैल्यू है 1 कूलम, और पूछ रहा है कि अगर टोटल चार्ज 1 कूलम है तो इसमें कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन के या प्रोटॉन के। सपोज कि प्लस है तो प्रोटॉन के पूछ रहा होगा, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन के पूछ रहा होगा, कितने सारे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछ रहा है, क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहेंगे? n। भाई हमारा फॉर्मूला क्या था? Q टोटल इज इक्वल टू n इंटू ई। ई की वैल्यू तो फिक्स है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन।
प्लस है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसका मतलब, माइनस है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये टोटल चार्ज है। तो बेटे टोटल चार्ज हमारे पास कितना है, 1 कूलम इज इक्वल टू एन हमें फाइंड आउट करना है। ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब ये एन की वैल्यू निकालनी है, इसे डिवाइड में लियो 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, माइनस 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 19 डिवाइड बाई 8। फिर यहां से एक जीरो इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 50/8 इंटू 10 की पावर 18। यहाँ पे एक कम होगी जीरो, तो ये कितना आ गया 6.25 इंटू 10 की पावर 18 प्रोटॉन्स। इतने प्रोटॉन्स आए, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। मतलब इस फॉर्मूले से, इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो ये फॉर्मूला है, इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें मिल रहा है कि अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है तो टोटल चार्ज आप निकाल सकते हो इसे मल्टीप्लाई करके, और अगर हमें टोटल चार्ज की वैल्यू पता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है, फिक्स है 1.6 10 की पावर माइनस 19। क्यू टोटल पता है तो एन की वैल्यू निकल जाएगी, एन पता है तो क्यू टोटल की वैल्यू आ जाएगी।